हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एमए थर्ड सेमेस्टर में आपको समाजशास्त्र में कौन कौन से पेपर्स और टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो न्यू शिक्षा पद्धति के अनुसार जो एमए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें हमें 4 पेपर देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमारा पहला पेपर है मॉडर्न सोशलॉजिकल थ्योरी यानी कि आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका कोर्स कोड जो होता है MSOC 501 है और इसका जो क्रेडिट है वो है 5। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे हमको पहला टॉपिक्स देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी पार्सन्स एंड मार्टन्स के, यानी कि संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत जो हैं पार्सन्स और मार्टन का जो है संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत आपको पढ़ना है। इसी से जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आगे चल के हम लोग इसका पेपर भी देखेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि इस सिलेबस से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे अगला है आपका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी यानी कि संघर्ष सिद्धांत, जिसमें आपको डेरेनडॉर्फ को पढ़ना है, कोजर को पढ़ना है और कॉलिंस को पढ़ना है। डेरेनडॉर्फ जो है मार्क्स के बाद के यानी कि उत्तर मार्क्सवादी जो है एक विचारक थे, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। संघर्ष का सिद्धांत, चूँकि हम लोग जानते हैं कि मार्क्स जो है संघर्षवादी के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे चलते हैं तो आगे आपको पढ़ना है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। इसमें आपको पढ़ना है कूले को, मीड को और ब्लूमर को, यानी कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को आपको पढ़ना है, जिसमें आपको कूले को पढ़ना है, मीड को पढ़ना है और ब्लूमर को पढ़ना है। आगे चले तो अगला टॉपिक है आपका फेनोमेनोलॉजिकल एथेमेडोलॉजिकल सोशलॉजी, यानी कि आपको क्या पढ़ना है फेनोमेनोलॉजिकल, यानी कि फेनोमेनोलॉजिकल क्या होता है, एथेनोमोडोलॉजिकल क्या होता है, एथेनोमेथोडोलॉजिकल। ये थोड़ा बड़ा नाम है इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो इसलिए आपको इसको समझ लेना होगा एथेनोलॉजिकल सोशलॉजी को। इसमें आपको अल्फ्रेड शुट्ज़ को पढ़ना है, पीटर वर्जर को पढ़ना है, लुकमॉन को पढ़ना है और एच गारफिंकल को पढ़ना है। यहाँ पे आपको हिंदी में नाम दिए गए हैं। यहाँ पे जो है एथेनोलॉजिकल में आपको पढ़ना होता है कि निर्जातीय जो होते हैं उनका जो है क्या मेथड होता है पढ़ने का सोशलॉजी में। आगे चले तो आगे आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद। इसमें आपको किसका संरचनावाद पढ़ना है, तो फर्डिनांड डे सॉसर का आपको पढ़ना है और क्लाउड लेवी स्ट्रास का आपको संरचनावाद पढ़ना है। तो ये सारे जो है थिंकर आपको पढ़ने हैं और उनसे रिलेटेड ये सारी थ्योरी आपको पढ़ना है। अब चलिए देखते हैं कि इस पेपर से किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए थे, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि इन सिलेबस में से किन 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 थिंकरों का जो है क्वेश्चन बना था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये है आपका पेपर एमए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट है मॉडर्न सोशलॉजिकल थ्योरी नाम से। ये ऐसा ही पेपर आया था एग्जाम में, चूँकि वो यहाँ पे इसको टाइप किया गया है। इसका जो है आपको वीडियो भी मिल जाएगा हमारे चैनल पे, जहाँ पे आपको पेपर का फ़ोटो जो है आपको दिखाया गया रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 आवर्स इसके लिए आपको मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 75 होगा। चूँकि ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन 25 मार्क्स जो हैं कॉलेज से मिलते हैं आपको इंटरनल असाइनमेंट वगैरह लिख के देने के बाद। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आंसर ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ नॉट मोर देन 100 वर्ड, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें जो पार्ट है उसका जो है 100 वर्ड्स में आपको उत्तर देना है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसका 800 वर्ड में उत्तर देना है। और मार्क्स आर मेंशन्ड अगेन द क्वेश्चंस, यानी कि जो नंबर हैं वो क्वेश्चन के सामने दिए गए हैं कि कितने नंबर आपको किस क्वेश्चन के आंसर से मिलेंगे। यहाँ पे वही आपका जो है हिंदी में लिखा गया है, तो इसको ना पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे कहा जा रहा है कि आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसके लिए आपको मिलेंगे 3 गुणे 5 यानी कि 15 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर, और कुल कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे 5 क्वेश्चन करने होंगे, जिसका उत्तर आपको 100 शब्दों से कम शब्दों में देना होगा। जिसमें आपको पहला जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत हम लोगों ने देखा उसमें से आपको पूछा गया है कि प्रकार क्या होता है, आपको प्रकार बताना है। अगला आपको पढ़ना है इंडेक्सिंग यानी कि अनुक्रमणिका क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो मेथड जो था उसमें मेथोडोलॉजिकल उसमें क्या ही है, तो इंडेक्सिंग आपको पढ़ना है। सेमियोलॉजी यानी कि कई सारी हम लोगों ने लॉजी देखी, जिसमें कि आपको सेमियोलॉजी पढ़ना है। आगे चले तो इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन आपको बताना है, और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो था उसमें से आपको बताना है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये थे 5 क्वेश्चन। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या क्या दिया गया है। आगे चले तो आगे पूछा गया है कि टालकट पार्सन्स का जो है संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत, यानी कि डिस्कस द स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी ऑफ टालकट पार्सन्स, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ऊपर हम लोगों ने सिलेबस में देखा कि टालकट पार्सन्स का जो संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत था उसी को यहाँ पे व्याख्या करने के लिए दे दिया गया है। इसके लिए आपको कितना नंबर अलॉट किया गया है कि 15 नंबर इसके लिए मिलेंगे, यानी कि 15 नंबर इसके लिए मिलेंगे। और अथवा करके क्वेश्चन दिया गया और करके इसमें से आप कोई भी कर सकते हैं, आपको 15 नंबर मिलेंगे।
दोनों नहीं करना है, केवल एक करना है। यहाँ पे आपको मार्टन के बारे में कहा गया है कि मार्टन के संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिलेबस है उसी से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिलेबस अगर आप माइंड में रख के पढ़ाई करते हैं तो आपका जो है सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चले तो आगे आपको दिया गया कि क्लाउड लेवी स्ट्रास के संरचनावादी सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, यानी कि क्रिटिकली इवेल्युएट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी ऑफ क्लाउड लेवी स्ट्रास। इसके लिए भी 15 नंबर है। तो ये भी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि क्लाउड लेवी स्ट्रास का संरचनावादी सिद्धांत आपको पढ़ना था, और एक दो और जो समाजशास्त्री थे उनका भी संरचनावादी सिद्धांत पढ़ना था। जैसे कि यहाँ पे एक और समाजशास्त्री थे फर्डिनेंड द स्यूसर, उसका जो है आपको संरचनावादी सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए अथवा में दे दिया है। यानी कि आप इनमें से किसी को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका दोनों अथवा में आ जाएगा, एक कर लेंगे। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, दोनों को पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है अथवा में दूसरा क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलुसिडेट द स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी ऑफ फर्नांडिस डे सॉसर, यानी कि फर्नांडिस डे सॉसर का जो संरचनावादी सिद्धांत है उसके बारे में आपको प्रकाश डालना है, इलुसिडेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था इससे। तो इसमें अगला क्वेश्चन चौथा पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय फेनोमेनोलॉजी। यहाँ पे हम लोगों ने फेनोमेनोलॉजिकल एथिमेटोलॉजिकल को जो देखा था उसमें आपको क्या पूछा गया है कि फेनोमेनोलॉजिकल क्या है, यानी कि प्रघटना शास्त्र क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा गया है। डिस्क्राइब द सूर्य फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि सूर्य के प्रघटना शास्त्रीय दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। यानी कि जो सूर्य ने जो है, ऊपर से हम लोगों ने देखा कि अलग अलग समाजशास्त्रियों को पढ़ना था इसमें, जो आपका फेनोमेनोलॉजिकल और एथिमेटोलॉजिकल था उसमें। तो इसमें कहा जा रहा है कि सूर्य का जो प्रघटना शास्त्रीय दृष्टिकोण है उसका जो है आप वर्णन कीजिए। और अथवा में आपको क्या कहा जा रहा है, आगे चलिए देखते हैं। अथवा में आपको एथिमेटोलॉजिकल दिया गया है, यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिमेटोलॉजी, यानी कि डिस्क्राइब द गारफिंकल एथिमेटोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि लोक विधि विज्ञान से आप क्या समझते हैं, और गारफिंकल के लोक विधि विज्ञान संबंधी दृष्टिकोण का जो है आपको वर्णन करना है। तो ये हो गया एथिमेटोलॉजिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म थ्योरी ऑफ मीड। इसके लिए भी आपको 15 नंबर मिलेंगे, यानी कि मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए आपको दिया जा रहा है, जिसका कि हम लोगों ने सिलेबस में पढ़ लिया है कि सिलेबस में ये था। आगे चले तो आगे इसमें अथवा दिया गया कि एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ कॉलिंस, यानी कि कॉलिंस के संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ऊपर हम लोगों ने देखा कि कॉलिंस के बारे में भी जो है यही दिया गया था कि आपको कॉलिंस का कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो था वो पढ़ना था। इसके साथ साथ अन्य जो समाजशास्त्री थे उनका भी नाम था, तो उनको भी आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो सिलेबस से ही मिलकर बना हुआ है, उसी से जो है क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आप अगर सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, जो उसमें थिंकर्स दिए गए हैं उनको पढ़ लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन की चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये था आपका पहला पेपर, यानी कि फर्स्ट पेपर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पेपर के लिए, जो कि सेकंड पेपर है हमारा। तो सेकंड पेपर जो है हमारा वो है सोसाइटी एंड कल्चर इन इंडिया। ये पेपर जो थोड़ा हल्का होता है, क्योंकि इसमें जो है थिंकर्स जो नहीं होते हैं, इसमें आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, क्योंकि ये सामाजिक चीज़ों पे निर्भर करता है। इसमें आपको किसी भी थिंकर्स की विचारधाराओं को याद नहीं करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे है भारत में समाज और संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है, और इसका कोर्स कोड यहाँ पे दिया गया कि MOC 502 है, और क्रेडिट इसके लिए आपको 5 मिलेगा। आगे चलते हैं तो आगे आपका फीचर ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, यानी कि समकालीन भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएँ आपको पढ़नी है। इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट इस्लाम, यानी कि जो इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव है उसको पढ़ना है आपको। तो उस किसका प्रभाव, तो एक्सप्लेन द वेस्ट इस्लाम ब्रिटिश एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज पर जो है पश्चिमी इस्लाम, ब्रिटिश और वैश्वीकरण का प्रभाव जो है इसके बारे में आपको पढ़ना है। कंटिन्यूटी एंड चेंज, यानी कि निरंतरता और परिवर्तन, यानी कि किस प्रकार से उनका प्रभाव निरंतर बना रहा और किस प्रकार से उनका प्रभाव जो है बदल गया, यानी कि उसमें परिवर्तन यानी कि चेंज हो गया। आगे चलें तो अगले टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है कि करंट डिबेट्स, यानी कि वर्तमान बहस या वर्तमान मुद्दे क्या हैं, जिसमें से आपको पढ़ना है कॉन्टेक्चुअलाइजेशंस, यानी कि प्रासंगिकता, यानी कि वर्तमान समय में क्या प्रासंगिक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये आपको देखना है। इंडिजिनाइजेशन, यानी कि स्वदेशीकरण, यानी कि स्वदेश में जो चीज़ें बन रही हैं उसके बारे में, उसका उपभोग और स्वदेश को बढ़ावा देना। द यूज ऑफ नेटिव कैटेगरीज इन एनालिसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि जो नेटिव कैटेगरीज हैं, यानी कि जो भी हमारी मूल कैटेगरीज हैं, यानी कि मूल निवासी श्रेणियां हैं, उनका एनालिसिस करना, यानी कि उनका जो है विश्लेषण करना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भारतीय समाज के विश्लेषण में मूल निवासी श्रेणियों का उपयोग। इसमें आपको क्या क्या है, तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि पाठ और संदर्भ, यानी कि भारतीय समाज का विश्लेषण जब आप कर रहे हैं तो यहाँ की जो मूल चीज़ें हैं उसका जो है आपको विश्लेषण करना है। तो इसमें आपको क्या यूज करना है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो यहाँ के किताबें हैं और जो यहाँ पे परिप्रेक्ष्य बना हुआ है, संदर्भ है उसको, और सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लिए जो समाजशास्त्र है इसको आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे कहा जा रहा है कि फैमिली के बारे में आपको पढ़ना है, मैरिज के बारे में पढ़ना है, किनशिप इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। फैमिली, मैरिज एंड किनशिप तो आप पढ़े ही होंगे बैचलर्स में, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, समकालीन भारत में, यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया में
परिवार, विवाह और रिश्तेदारी क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो फिर कहा जा रहा है कि कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी कि समकालीन भारत में क्या जाति की क्या स्थिति है। कास्ट एंड क्लास, यानी कि जो जाति और वर्ग है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, यानी कि जाति और राजनीति जो है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपको पढ़ना है कि कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, यानी कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपको पढ़ना है। कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पीटी एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, आध्यात्मिकता के बारे में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म में आपको कहा जा रहा है कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ना है। अनुष्ठानों का वाणिज्यिकीकरण के बारे में आपको पढ़ना है। धार्मिक संगठन, धर्मपरायणता और आध्यात्मिकता, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अब चलिए देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे हम सेकंड पेपर देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एमए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो हुआ था 2023-24 में, उसका सोशलॉजी का पेपर सेकंड है, जिसका कि टाइटल था सोसाइटी एंड कल्चर इन इंडिया। आपको मिलेंगे इसके लिए 3 घंटे, मार्क्स मिलेंगे 75। सभी क्वेश्चन जो है कंपलसरी हैं, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और ईच पार्ट का जो है आपको आंसर देना है। और ईच पार्ट में जो है फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो है आपको आंसर 100 शब्दों से ज़्यादा नहीं देना है, और जो बाकी क्वेश्चन है उसका 800 शब्दों से ज़्यादा नहीं देना है। जो मार्क्स हैं, यानी कि जो नंबर हैं, यानी कि प्रश्नों के समूह, उसके अंक जो हैं अंकित हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल फॉर्मेलिटी की चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। अब आगे चलिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आंसर द फॉलोइंग्स, यानी कि निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेंगे। पहला है आपका ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण, जो कि हम लोग ने सिलेबस में देखा कि ग्लोबलाइजेशन के संबंधित बातों को पढ़ने के लिए कहा गया है। कल्चर, यानी कि संस्कृति। निरंतर एंड कंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूटी एंड चेंज, यानी कि निरंतरता एवं परिवर्तन के बारे में आपको हम लोगों ने देखा कि भारतीय समाज में जो है इस्लाम का प्रभाव जो था उसके बारे में हमको देखना था कि उसकी कंटिन्यूटी बनी रही और चेंज कैसे हुआ, ये सारी देखना। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं, यानी कि पाठ्य संदर्भ क्या होते हैं। जब भी हम किसी भी समाज का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो उसके टेक्स्ट होते हैं और जो उसके कॉन्टेक्स्ट होता है उसको हम देखते हैं। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, यानी कि प्रसंगिकीकरण क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने सिलेबस में देखा, मेंशन था और यहाँ पे पूछा गया है। तो सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चन नहीं बनता है, ये तो आप देख सकते हैं। आगे चले तो आगे कहा जा रहा है कि कंटेम्प्रेरी इंडिया में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी थी, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी इंडिया का बना है। तो वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि समकालीन भारतीय समाज से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है, और इसकी विशेषताएं क्या है, इसका उल्लेख आपको करना है। अथवा में भी कंटेम्प्रेरी इंडिया से जो है क्वेश्चन बना है, जिसमें कि आपको कहा जा रहा है कि इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, यानी कि समकालीन भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव का जो है आपको मूल्यांकन करना है। आगे चले तो आगे कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियनाइजेशन, डिस्कस इट्स मेन फीचर्स, यानी कि स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं। इंडियनाइजेशन को हम लोगों ने सिलेबस में देखा, मेंशन था, तो यहाँ पे पूछ दिया गया है कि इंडियनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं, और इसके प्रमुख लक्षणों की विवेचना करने के लिए आपसे पूछ दिया गया है। अथवा यानी कि और की बात करें तो आगे दिया गया है व्हाट इज कल्चर, यानी कि संस्कृति किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने ऊपर देखा। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति के प्रमुख लक्षणों की आपको विवेचना करनी है, यानी कि इसका डिस्कशन करना है। तो इसके बारे में भी आपको आसानी से सिलेबस में था, अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का हल दे पाएंगे। आगे चले तो आगे कहा जा रहा है कि मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन फैमिली, यानी कि आपको समकालीन भारतीय परिवार की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे परिवार के बारे में भी हम लोगों ने देखा, ऊपर सिलेबस में मेंशन था और यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे अथवा में दिया गया व्हाट इज़ मैरिज, ये भी मेंशन था। मेंशन इट्स डिफरेंट टाइप्स, यानी कि इसके विभिन्न प्रकारों का जो है उल्लेख आपको करना है। आगे चले तो आगे आपका राइट एन एसे ऑन द यूजफुलनेस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी कि समकालीन भारत में जाति रूपी संस्था की उपादेयता पर एक निबंध लिखना है आपको। यानी कि जाति रूपी जो संस्था है वो कितना यूजफुल है, इस पर आपको एक निबंध लिखना था। इसके लिए आपको मिले 15 नंबर, जो कि ऑब्वियसली हर एक क्वेश्चन के लिए हैं, जो 800 शब्दों में देने हैं। अथवा में चले तो अथवा में देखें तो अथवा में आपका समकालीन भारत पर इस्लाम के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये तो हम लोगों के सिलेबस के फर्स्ट यूनिट में भी मेंशन था कि इस्लाम और वेस्ट, यानी कि पश्चिमी देशों का क्या प्रभाव पड़ा था भारत के, यानी भारत पे, यानी समकालीन भारत में आपको ये बताना है कि इस्लाम का प्रभाव क्या है, इसका वर्णन आपको करना था। तो ये था हमारा सेकंड पेपर। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पेपर। थर्ड पेपर चूँकि जो है आपका इलेक्टिव होता है, बीए जब आप बीए के लास्ट ईयर में होते हैं या फिर एमए के लास्ट ईयर में होते हैं, तो आपको पेपर चूज़ करने का मौका मिलता है। आपको 4 पेपर, 2 पेपर में से किसी एक पेपर या 2 पेपर को छोड़ना रहता है और चूज करना होता है। तो यहाँ पे आपको भी चूज करने को मिलता है। 2 पेपर तो आपको वही पढ़ने होते हैं, लेकिन तीसरा और चौथा पेपर आपको 2-2 सब्जेक्ट्स में से चूज करना पड़ता है, या फिर 3-3 या 4-4 सब्जेक्ट्स में से चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे तीसरा जो ये पेपर है इलेक्टिव है, और ये जिस यूनिवर्सिटी में लगाया गया था उस यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगा
इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी नाम से, यानी कि पेपर थर्ड जो है ये यूनिवर्सिटी में पर्यावरण और समाज से लगाया था। तो यहाँ पे पर्यावरण और समाज के बारे में हम लोग देखेंगे। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में कोई और इलेक्टिव पेपर लगा हो, तो आपको उसके बारे में पहले से ही श्योर होना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरा भी इलेक्टिव पेपर सोशलॉजी होगा, या फिर कोई भी पेपर आपका हो सकता है ना हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी चेंज होते ही आपका जो है सिलेबस पेपर्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पेपर्स के यूनिट्स मैच करते हैं, पेपर का टाइटल मैच करता है, तब आप यहाँ से क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ पाएंगे कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जो पेपर थर्ड जो है वो इलेक्टिव है, यानी कि चुना गया है, वैकल्पिक है, इसे चुना गया है, कॉलेज द्वारा लगाया गया है। तो यहाँ पे ये पेपर जो है वो है इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। तो चलिए देखते हैं इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी में पर्यावरण और समाज में कौन कौन से टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक जो है वो है डेफिनेशन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंटल सोसाइटी सोशलॉजी। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? पर्यावरण समाजशास्त्र की परिभाषा आपको पढ़ना है, दायरा पढ़ना है और महत्व पढ़ना है। द राइज, डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस ऑफ द सोशलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के समाजशास्त्र का उत्थान, पतन और पुनरुत्थान, यानी कि कैसे ये ऊपर उठा पर्यावरण समाजशास्त्र, फिर कैसे नीचे गया, फिर कैसे ये इसका पुनर्जन्म हुआ, या यानी कि पुनर्रूप से इसे फिर से पढ़ा जाने लगा। ऑफ द सोशलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण का समाजशास्त्र। इकोलॉजिकल बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पर्यावरण और समाज के बारे में जो है आपको जो संतुलन है उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता के बीच में संतुलन। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, यानी कि पर्यावरण और समाज के बीच में इंटर रिलेशन क्या है, यानी कि अंतर संबंध क्या है। जेंडर एंड इन्वायरमेंट, यानी कि लिंग और पर्यावरण जो है क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपको कुछ अप्रोचेस पढ़ने हैं, यानी कि अध्ययन के। तो अप्रोचेस ऑफ द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के अध्ययन के दृष्टिकोण। तो मार्क्सिज्म एक है, यानी कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण से आपको पढ़ना है पर्यावरण को। गांधीयन, यानी कि गांधीवादी दृष्टिकोण से। इको फेमिनिज्म, यानी कि पारिस्थितिकी नारीवाद। और पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद के नज़रिए से आपको पढ़ना है कि पर्यावरण क्या है, यानी कि पर्यावरण के अध्ययन में आपको इन सारे दृष्टिकोण को शामिल करना है, इन सारे नज़रियों से आपको पर्यावरण के अध्ययन को देखना है। आगे चले तो अगला टॉपिक है आपका इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, यानी कि पर्यावरणीय समस्याएं, जिसमें कि आपको पढ़ना है नेचर, टाइप्स एंड कॉजेस, यानी कि प्रकृति, प्रकार और कारण। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण। पब्लिक हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और विकलांगता। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड माइग्रेशन, यानी कि पारिस्थितिकी क्षरण और प्रवासन। डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, यानी कि विकास, डेवलपमेंट यानी कि विकास, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो अगला है आपका क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के बारे में आपको पढ़ना है। फॉरेस्ट पॉलिसीज, यानी कि वन नीतियाँ। आदिवासीज एंड एक्सक्लूजन, आदिवासी और बहिष्कार। वाटर एंड सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि जल और सामाजिक बहिष्कार। डिजास्टर एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सेस, यानी कि आपदाएं और सामुदायिक प्रतिक्रियाएं। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड इनरिचमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन के लिए सरकारी कार्यक्रम कौन कौन से हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम बनाए हैं जिससे कि पर्यावरण को सुधारा जा सकता है और उसको और ज़्यादा प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा दिया जा सकता है, उसमें इनरिचमेंट यानी कि और उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सारे कार्यक्रम के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो अगला और लास्ट टॉपिक जो इस पेपर का है वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन इन इंडिया, इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया एंड वेस्ट, यानी कि भारत में पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी और भारत और पश्चिम में पर्यावरण आंदोलन कौन कौन से थे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से कि इसके क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए थे इस सिलेबस से। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा MA थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का पेपर थर्ड इन्वायरमेंटल एंड सोसाइटी। इसमें भी आपको 75 मार्क्स के पेपर है ये, 3 आवर्स, और आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो 100 शब्दों में आंसर करने हैं और कुछ क्वेश्चन 800 शब्दों में। और पहले जो है कुछ क्वेश्चन का 3-3 नंबर मिलेगा, उसके बाद 15-15 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। दूसरा क्वेश्चन है आपका पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण क्या होता है। जेंडर एंड इन्वायरमेंट यानी कि लिंग और पर्यावरण के बारे में पूछा गया है, जो कि आपको सिलेबस में भी देखने को मिला था। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, ये भी सिलेबस में है। इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, पर्यावरण और समाज, ये भी सिलेबस में है। सारी चीज़ें आपको सिलेबस से ही मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है आपका डिफाइन एनवायरमेंटल सोशलॉजी एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट, ये भी सिलेबस में है। पर्यावरणीय समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए और इसके महत्व की विवेचना कीजिए। अथवा क्या कहा जा रहा है, डिस्कस गांधीयन अप्रोच इन स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के अध्ययन में गांधीयन दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए।
आपको ऊपर सिलेबस में ये सारी चीज़ें देखेंगी। गांधीवादी दृष्टिकोण था, मार्क्सवादी दृष्टिकोण था, उसमें से आपका गांधीवादी दृष्टिकोण पूछ दिया गया है। अगला है आपका एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण एवं मानव स्वास्थ्य के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। अथवा क्या कहा जा रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, यानी कि पारिस्थितिकी संरक्षण में सामुदायिक सहभागिता की भूमिका की विवेचना कीजिए। आगे चलिए तो आगे कहा जा राइट एन एस्से ऑन द एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में पर्यावरणीय जो आंदोलन हुए हैं उन पर एक निबंध लिखना है आपको। इसके अथवा में आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि राइट एन एस्से ऑन डिस्प्लेसमेंट क्रिएटेड बाय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि विकास परियोजनाओं द्वारा सृजित विस्थापन पर एक निबंध आपको लिखना है। आगे चले तो अगला क्वेश्चन है आपका डिस्कस द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स अंडरटेकन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के संरक्षण यानी कि उसकी सुरक्षा के लिए, संवर्धन यानी कि उसकी बढ़ावा के लिए जो सरकारी कार्यक्रम किए गए हैं, यानी कि जो भी सरकारी प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना है, यानी कि विवेचना करना है। अथवा में आपको कहा जा रहा है कि डिस्कस द टू मेजर प्रॉब्लम्स, यानी कि वर्तमान में जो है दो भारत की जो है प्रॉब्लम को, कौन से प्रॉब्लम की, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में भारत के सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की दो प्रमुख समस्याओं की आपको विवेचना करना है, यानी कि डिस्कस द टू मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। इस प्रकार से हमारा पेपर 3 खत्म होता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं पेपर 4 की तरफ, देखते हैं। तो पेपर 4 भी आपका इलेक्टिव है, जो कि 2-3 पेपर्स में आपको एक पेपर चूज़ करना होता है, और इसका जो टाइटल है वो है सोशोलॉजी ऑफ जेंडर, यानी कि लिंग का समाजशास्त्र। तो कोर्स कोड इसका यहाँ पे आपको दिया गया है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, यानी कि लिंग का सामाजिक निर्माण जो है आपको पढ़ना है। जेंडर वर्सेस बायोलॉजी, यानी कि लिंग बनाम जीव विज्ञान। वुमेन इन फैमिली, यानी कि परिवार में महिलाएं। सोशलाइजेशन एंड जेंडर, यानी कि समाजीकरण और लिंग। कल्चर वर्सेस जेंडर, यानी कि संस्कृति बनाम लिंग। जेंडर रोल्स, यानी कि लिंग भूमिकाएं। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि आपको श्रम का यौन विभाजन। मास्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी के बारे में, यानी कि पुरुषत्व बनाम स्त्रीत्व के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो अगला है आपका पर्सपेक्टिव ऑन वुमेन इन सोसाइटी, यानी कि समाज में महिलाओं का परिप्रेक्ष्य क्या है, यानी कि समाज में जो महिलाएं रह रही हैं उनके लिए क्या क्या नज़रियाएँ बनाए गए हैं, यानी कि किन नज़रिए से उनको देखा गया है। यहाँ पे आपको पढ़ना है लिबरल नज़रिया के बारे में, यानी कि जिसका हिंदी अर्थ है उदारवादी। रेडिकल, यानी कि कट्टरपंथी। मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्सवादी। सोशलिस्ट, यानी कि समाजवादी। और पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी कि उत्तर आधुनिकतावादी नज़रिया क्या है महिलाओं को लेकर, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलें तो आगे आपको पढ़ना है कि अप्रोचेस टू फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी, यानी कि नारीवादी पद्धति के प्रति दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्रिटिसिज्म ऑफ मेल स्ट्रीम रिसर्च, यानी कि पुरुष धारा शोध की आलोचना आपको करनी है, कि पुरुष धारा जो शोध है उसकी क्रिटिसिज्म करना है। मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन, यानी कि जो महिला है और जो वो पुरुष है उसके जो है वर्सेस करना है, यानी कि उसकी तुलना करना है। मॉडल ऑफ इंटरव्यूइंग, यानी कि जो साक्षात्कार है उसके माध्यम से जो है पुरुषवादी और स्त्रीवादी मॉडल का जो है आपको अध्ययन करना है। फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि नारीवादी ज्ञान मीमांसा क्या है। एंड फेमिनिस्ट सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का नारीवादी समाजशास्त्र क्या है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये जो कठिन कठिन वर्ड्स जो आपको मिल रहे हैं, जो टॉपिक्स मिल रहे हैं, सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आगे चलें तो आगे है आपका वुमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया, यानी कि भारत में महिलाएं और समाज के बारे में आपको पढ़ना है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, यानी कि जनसांख्यिकी प्रोफाइल क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है। पॉलिटी, यानी कि राजनीति। एजुकेशन एंड हेल्थ, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य। वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो अगला है आपका टॉपिक जो है आपका जेंडर एंड डेवलपमेंट, यानी कि लिंग और विकास के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में एंड प्रॉपर्टी राइट के बारे में, जेंडर एंड वायलेंस के बारे में, रोल ऑफ स्टेट एंड एनजीओस के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य और संपत्ति के अधिकार के बारे में, लिंग और हिंसा के बारे में, राज्य और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका के बारे में, इन सभी के बारे में जो है आपको पढ़ना है। तो इसका जो हम लोग पेपर 3 देख लेते हैं। 3rd सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था आपका पेपर 4th, इसको देख लेते हैं। तो इसमें आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी। 25 मार्क्स आपको मिलेंगे, 3 आवर्स मिलेगा। 100 वर्ड और 800 वर्ड में आपको उत्तर देना है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे आपका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, लिंग, यानी कि सेक्स के बारे में आपको बताना है कि लिंग क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है वुमेन एंड डेवलपमेंट, यानी कि महिलाएं और विकास। ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपको सिलेबस में मिलेंगे। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, जो वहाँ से आप मिलान करेंगे तो आप देखेंगे सारे जो सिलेबस के ही क्वेश्चन उठा के यहाँ पे डाले गए हैं। जेंडर एंड वायलेंस के बारे में हम लोगों ने देखा, तो जेंडर एंड वायलेंस के बारे में आपको पूछा गया है। सोशोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ जेंडर, यानी कि लिंग का समाजशास्त्रीय विश्लेषण जो है आपको करना है, ऊपर दिया गया है। फेमिनिज्म, यानी कि नारीवाद के बारे में आपको ऊपर दिया गया है, जो कि आपको करना है।
इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, डिफाइन जेंडर यानी कि लिंग को परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी यानी कि समाज में लैंगिक श्रम विभाजन की व्याख्या कीजिए। लैंगिक श्रम विभाजन जो है फर्स्ट यूनिट में ही हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे दिया गया है, मेंशन है, तो वहाँ फर्स्ट यूनिट से ही इस क्वेश्चन को बनाया गया है। अथवा एक में आपको यानी कि और में आपको दिया गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास्कुलिनिटी यानी कि पुरुषत्व से आप क्या समझते हैं। मास्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिज्म आपको ऊपर सिलेबस में दिखाया गया है, वहाँ पे दिया गया है, उसी से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैस्कुलिनिटी। डिस्कस द रोल ऑफ मैस्कुलिनिटी इन वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि नारी सशक्तिकरण में पुरुषत्व की भूमिका क्या है, इसकी जो आपको चर्चा करनी है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज रेडिकल फेमिनिज्म यानी कि क्रांतिकारी नारीवाद से आप क्या समझते हैं। क्रिटिकली इवेलुएट रेडिकल फेमिनिज्म, क्रांतिकारी नारीवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अतः यहाँ जो रेडिकल फेमिनिज्म है, यहाँ पे हम लोगों ने जो रेडिकल पर्सपेक्टिव था सिलेबस में उसको देखा था। आगे चले तो अथवा में आपको पढ़ना है व्हाट इज़ लिबरल फेमिनिज्म यानी कि आपको उदारवादी नारीवाद क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। डिस्कस द रोल ऑफ लिबरल फेमिनिज्म इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन यानी कि स्त्रियों के राजनैतिक सशक्तिकरण में उदारवादी महिलावाद की भूमिका की चर्चा कीजिए। यानी कि जो महिलावाद है यानी कि नारीवाद है, उसकी भूमिका क्या है महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण में यानी कि राजनीतिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने में, इसके बारे में आपको आंसर लिखना था। अगला है आपका डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन एजुकेशन इन डेवलपमेंट यानी कि विकास में महिलाओं की शिक्षा की भूमिका क्या है, इस पर चर्चा करना था। अथवा में आपको क्वेश्चन दिया गया है क्रिटिकली एनालाइज द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया यानी कि उत्तर उपनिवेशिक भारत में महिलाओं की बदलती परिस्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन जो है आपको करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपिस्टेमोलॉजी यानी कि एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। क्रिटिकली इवेलुएट द लेवल ऑफ फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिस्ट मेथडोलॉजी यानी कि नारीवाद पद्धति शास्त्र के विकास में नारीवाद ज्ञान मीमांसा के स्तर का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, इसके बारे में आपको लिखना था, तो इसको भी जो सिलेबस में मेंशन किया गया है। आगे चले तो आगे आपका अथवा में आपको दिया गया है कि एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ वुमेन इन इंडिया यानी कि भारत में महिलाओं की जननांकीय रूपरेखा की व्याख्या कीजिए यानी कि महिलाओं की स्थिति क्या है भारत में, इसके बारे में आपको आंसर करना था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया, ये लास्ट पेपर था हमारा। लास्ट पेपर भी हमारा डन हो गया। यहाँ पे 4 पेपर होते हैं। 5वां पेपर जो है आपका एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए रखा जाता है जो कि आपको कॉलेज पर जमा करना होता है। तो यहाँ पे जो 4 पेपर थे वो चारों पेपर जो है आपका खत्म हो गए हैं। इन चारों पेपर के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से आपको बता दिया गया है। अगर आप इन सिलेबस को और इन क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को करते हैं तो आप अच्छे से आसानी से जो आपको में जो 3rd सेमेस्टर है उसको आप क्लियर कर सकते हैं और अच्छे नंबरों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों चीज़ मिल जाता है, सिलेबस प्लस क्वेश्चन पेपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इसके बाद आपको कोई में 3rd सेमेस्टर के सिलेबस या फिर क्वेश्चन पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।